नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक प्रतिदिन की तरह प्रस्तुत हूँ आपके लिए 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर। तो आइए बिना समय व्यर्थ कमाए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न इस प्रकार है, यमक किस प्रकार का अलंकार है? ए अर्थ अलंकार, बी शब्द अलंकार, सी ओभी अलंकार या डी रस अलंकार। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि ओभी अलंकार और रस अलंकार जैसे कोई भेद ही नहीं है अलंकार के। अलंकार के मुख्य दो ही भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब आपको बताना है कि यमक किस अलंकार का भेद है, शब्द अलंकार का या अर्थ अलंकार का। और सही उत्तर हो जाएगा बी शब्द अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यमक अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है? ए उपमा का प्रयोग, बी एक शब्द की पुनरावृत्ति और अर्थ भिन्नता, सी केवल वर्णों की पुनरावृत्ति या डी मानवीकरण। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी, उपमा का प्रयोग होगा तो उपमा अलंकार होगा, यमक नहीं होगा। वर्णों की पुनरावृत्ति होगी तो अनुप्रास हो जाएगा, और मानवीकरण होगा तो अलंकार भी मानवीकरण होगा। किंतु यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति अर्थ भिन्नता के साथ हो या भिन्न अर्थों के साथ हो तब हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की पहचान यही है। यमक अलंकार में पुनरावृत्त शब्दों के अर्थ कैसे होते हैं? ए समान, बी विपरीत ही होते हैं, सी अलग अलग और डी अर्थहीन। देखिए, अर्थहीन शब्दों का तो कोई महत्व ही नहीं होता है, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया। और अर्थ में समानता नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। और विपरीत अर्थ भी नहीं होते, विपरीत अर्थ तो विलोम शब्द में होती है ना, विपरीत अर्थ भी नहीं होते, तो ये तीनों तो कट गए आपके। अब जो सही है वो है हमारा अलग अलग। पुनरावृत्त शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक या डी रूपक। पहले आप पढ़िए उदाहरण क्या है। उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक अर्थात शब्द की आवृत्ति हुई है। उपमा में उपमा दी जाती है, शब्द की आवृत्ति नहीं होती। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। रूपक में उपमेय में उपमान मान लिया जाता है। किंतु यमक ऐसा है जिसमें शब्द की आवृत्ति होती है, भिन्न अर्थों के साथ शब्द की आवृत्ति होती है यमक अलंकार में। तो ये हमारा यमक अलंकार हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कनक कनकते सौगुनी में कनक के दो अर्थ क्या हैं? ए सोना और चांदी, बी धतूरा और सोना, सी धन और चांदी और डी फूल और सोना। तो सोना और चांदी दोनों नहीं हैं। कनक के दो अर्थ हैं, पहला है सोना और दूसरा है पहला है धतूरा, दूसरा है सोना। सोने को धतूरे से ज़्यादा नशीला बताया जा रहा है, क्योंकि धतूरा तो खाने पर दिमाग फेरता है, बुद्धि फेरता है, किंतु सोना तो केवल आने पर ही अहंकार से इंसान की बुद्धि फेर देता है। चलते अगला प्रश्न देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी के रचयिता कौन हैं? तो आज ही मैंने कक्षा में पढ़ाया था यमक अलंकार, और इसके रचयिता बताए थे कौन है। ए कबीर, बी तुलसीदास, सी बिहारी या डी सूरदास। तो आपको बताया था ये बिहारी रत्नाकर परंपरा, बिहारी सतसई के अंतर्गत बिहारी रत्नाकर परंपरा से उद्धृत है, अर्थात इसके रचयिता बिहारी जी हैं। ना कबीर जी है, ना तुलसीदास जी और ना ही सूरदास जी। कबीर जी जाने जाते हैं साखी शब्द रमैनी और बीजक के लिए, और तुलसीदास जी जाने जाते हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली तथा दोहावली आदि के लिए। सूरदास जी साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी उपमा, सी रूपक या डी उत्प्रेक्षा। ए यमक, बी उपमा, सी रूपक या डी उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, पढ़ेंगे फिर से। काली घटा का घमंड घटा, अर्थात घटा घटा शब्द 2 बार आया है। शब्दों की आवृत्ति अलग अर्थ में आएगी तो यमक अलंकार हो जाएगा। एक घटा का अर्थ है बादल या बादलों का झुंड और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो गया, तो यमक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है काली घटा का घमंड घटा में घटा का पहला अर्थ क्या है? ए कम हुआ, बी बादलों का समूह, सी आकाश या डी वर्षा। तो पहली घटा का अर्थ है बादलों का समूह और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। कह रहे हैं कि बादलों के समूह का घमंड कम हो गया, अर्थात अहंकार कम हो गया और तारेगण आकाश में दिखाई देने लगे। चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा में दूसरी घटा का अर्थ क्या है? दूसरी घटा का अर्थ बताना है। ए बादल, बी आकाश, सी कम हुआ या डी वर्षा हुई। सही अर्थ है कम हुआ। पहली घटा का अर्थ है बादलों का समूह और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। अभी तक ज़्यादातर हमारे जो प्रश्न हैं वो यमक अलंकार से ही आए हैं। अभी तक के प्रश्न यमक अलंकार से ही आए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या आता है। काली घटा का घमंड घटा की रचयिता कौन है? तो हमने कक्षा में पढ़ा था, इसके रचयिता हैं ए श्रीधर, बी बिहारी, सी भूषण या डी देव। तो रचयिता हैं श्रीधर पाठक। ए श्रीधर पाठक हैं काली घटा का घमंड घटा के रचयिता। ये 10 प्रश्न पूरे हमारे यमक अलंकार से ही हैं। अब चलते हैं आगे। ये भी यमक अलंकार से ही है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार माना जाता है? ए उपमा, बी यमक, सी रूपक या डी अनुप्रास। तो एज यूजुअल, क्योंकि अभी तक हमारा यमक अलंकार ही चल रहा है, तो ये जो उदाहरण है ये भी यमक अलंकार का ही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त पंक्ति में बेर के 2 अर्थ क्या हैं? बेर फल और वृक्ष, बी बार समय और बेर फल, सी जंगल और फल या डी समय और वृक्ष। सही उत्तर हो जाएगा बी बार समय और बेर फल। अगला प्रश्न है यमक और अनुप्रास में मुख्य अंतर क्या है? यमक में अर्थ भिन्नता होती है, अनुप्रास में वर्ण ध्वनि आवृत्ति प्रमुख होती है। दोनों बिल्कुल समान है। अनुप्रास में शब्द की पुनरावृत्ति अनिवार्य है, यमक अर्थ अलंकार है। तो यमक में शब्द की पुनरावृत्ति होती है किंतु अर्थ की भिन्नता होती है, तथा अनुप्रास में वर्ण अथवा ध्वनि की आवृत्ति प्रमुख होती है। ए वाला ही है हमारा सही उत्तर, बाकी के तीनों गलत हैं। दोनों बिल्कुल समान नहीं होते। अनुप्रास में शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती है और यमक अर्थ अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार का भेद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास या डी उपमा। तो एक बार पढ़िए उदाहरण को। क्या है? चारु, चंद्र, चंचल की और किरणें, अर्थात चा वर्ण और का वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। यदि चा वर्ण और का वर्ण बार बार आया है तो वर्ण की आवृत्ति किस में होती है? सी अनुप्रास में। अतः यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक में शब्द की पुनरावृत्ति होती है अर्थ भिन्नता के साथ। श्लेष में एक ही शब्द आता है किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं।
तथा उपमा अलंकार में उपमा दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुप्रास अलंकार में मुख्यतः किसकी आवृत्ति होती है? ए अर्थ की, बी वर्ण या ध्वनि की, सी रस की या डी भाव की। और सही उत्तर है बी वर्ण या ध्वनि की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यमक और श्लेष में प्रमुख अंतर क्या है? यमक में पुनरावृत्ति होती है, श्लेष में सामान्यतः एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। श्लेष में पुनरावृत्ति अनिवार्य है, यमक में अर्थ भिन्नता नहीं होती, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें भी जो पहला वाला है वही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। श्लेष में पुनरावृत्ति अनिवार्य नहीं है, यमक में अर्थ भिन्नता होती ही है और दोनों में अंतर है। तो बाकी के तीनों गलत हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में यमक का उदाहरण कौन सा है? ए चरण कमल बंदाऊं हरी राई, बी कनक कनकते सौगुनी, सी चंचल चपला चमक रही, डी मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखिए चरण कमल अर्थात चरण और कमल में कोई भेद नहीं है। यदि कोई भेद नहीं है तो ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये हमारा यमक नहीं होगा, तो रूपक हो गया। रूपक हो गया तो ये यमक नहीं होगा। दूसरा है कनक कनकते सौगुनी, यही हमारा यमक अलंकार का उदाहरण है। अब देखते हैं चंचल चपला चमक रही, च वर्ण की आवृत्ति हुई है अर्थात ये भी यमक नहीं है, अनुप्रास है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है अर्थात मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और जहाँ पे उपमा की जाए वहाँ पर तो उपमा अलंकार ही होता है। तो इसमें से यमक का उदाहरण केवल एक है, कनक कनकते सौगुनी। बाकी के तीनों उदाहरण पहला रूपक का है, तीसरा अनुप्रास का है और चौथा जो है वो उपमा अलंकार का है। अगला देखिए, कनक शब्द की पुनरावृत्ति यमक क्यों बनाती है? दोनों का उच्चारण अलग है, ए दोनों का उच्चारण अलग है, बी दोनों का अर्थ अलग है, सी दोनों का विलोम है, डी दोनों अलग अलग भाषाओं से शब्द हैं। तो देखते हैं, दोनों का उच्चारण अलग है, नहीं, दोनों का उच्चारण तो समान है। अब ये कह रहा है दोनों अलग अलग भाषा की है, तो भैया नहीं है, हिंदी के ही शब्द दोनों। दोनों का विलोम है, तो दोनों का विलोम भी नहीं है। सही क्या है? दोनों का अर्थ अलग है, और यही इनकी विशेषता है जो इनको यमक अलंकार का उदाहरण बना देती है। दोनों शब्द एक ही स्वरूप हैं तथा अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार पाया जाता है। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यमक अलंकार में कौन सी बात आवश्यक है? ए शब्द का समान रूप में दोहराया जाना, बी उपमा का होना, सी मानवीकरण होना, या डी तुकांत होना। तो आपके केवल पहला वाला सही है, शब्द का दोहराया जाना। शब्द दोहराया जाता है ना, शब्द दोहराया जाएगा। बाकी के तीनों गलत हैं। ना तो उपमा आती है, ना मानवीकरण होता है, और ना ही तुकांत शब्द होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 20। केवल एक ही अर्थ में किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर सामान्यतः क्या नहीं बनेगा? एक ही अर्थ में यदि शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो क्या नहीं बनेगा? तो देखिए, एक ही अर्थ में यदि शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो पुनरुक्ति प्रकाश बन जाएगा, किंतु यमक नहीं बनेगा। उपमा से शब्द का कोई लेना देना नहीं, ये तो अर्थ अलंकार है। रूपक से भी शब्द का कोई लेना देना नहीं है, और ऋचा से भी, ये तीनों अर्थ अलंकार है, सबसे इनका कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, घटा और घटा में शब्द समान है लेकिन अर्थ अलग है, किस अलंकार का संकेत है? घटा और घटा दोनों शब्द एक समान हैं किंतु इनके अर्थ अलग हैं, तो ये कौन से अलंकार को रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हमारा देखो अनुप्रास को करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अनुप्रास में होती है वर्णों की आवृत्ति। यमक को करेगा? तो हाँ, यमक को करेगा, क्योंकि
दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, अर्थात एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है किंतु अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार को रिप्रेजेंट करेगा। और उपमा अलंकार में उपमा दी जाती है जो कि इसमें नहीं है। अतिशयोक्ति में तो कोई बात बढ़ा चढ़ाकर की जाती है जो कि इसमें नहीं कही गई है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, या हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में लंबी लंबी फेंकना, इतनी लंबी लंबी फेंकना कि सामने वाले को अलग समझ में आ जाए कि आप झूठ बोल रहे हो, सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा यमक की पहचान का सही सूत्र है? ए वर्ण समान अर्थ समान, बी शब्द समान पुनरावृत्ति अर्थ भिन्न, सी उपमान उपमेय, डी मानवीय गुण और निर्जीव वस्तु। तो मैं यहाँ पे आपको इन सभी को स्पष्ट करना चाहूँगी। वर्ण समान अर्थ समान, तो वर्णों की बात करेगा, समान वर्णों का उच्चारण होगा, समान वर्ण की पुनरावृत्ति होगी तो ये हमारा अनुप्रास हो जाएगा। शब्द समान पुनरावृत्ति अर्थ भिन्न, तो ये हमारा यमक हो जाएगा। उपमेय और उपमान आया है, अर्थात उपमान को उपमेय माना गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रूपक। और मानवीय गुण दिया है, वस्तु दी है निर्जीव, तो ये हमारा हो जाएगा मानवीकरण हो जाएगा। हमसे पूछा था यमक, तो बी वाला हो जाएगा। शब्द समान पुनरावृत्ति और अर्थ भिन्न, अर्थात एक ही समान शब्द की पुनरावृत्ति होती है किंतु अर्थ उसका भिन्न भिन्न होता है। जितनी बार शब्द आएगा उतने ही अर्थ निकलेंगे। कनक के प्रथम प्रयोग का अर्थ क्या है? ए सोना, बी धतूरा, सी धन या डी आभूषण। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक के द्वितीय प्रयोग का अर्थ क्या है? देखिए, पहले कनक का अगर यदि धतूरा हो गया तो दूसरे कनक का क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। बस बात खत्म, आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। दो कनक थी, पहले का हो गया कनक धतूरा, दूसरे का हो गया सोना। अब आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए में, वह किसकी ओर संकेत करता है? सोने की ओर, धतूरे की ओर, बेरफल की ओर या बादल की ओर? यहाँ पे वैसे सोना और धतूरा दोनों की बात हो रही है कि धतूरे को खाकर बोराता है और सोने को पाकर बोरा जाता है। मुख्य रूप से धतूरे की बात हो रही है। धतूरे को खाकर इंसान पागल होता है, सोने को पाकर हो जाता है। बात दोनों की हो रही है किंतु मुख्य रूप से धतूरे की हो रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह पाराय बोराय में, यह किसकी ओर संकेत करता है? यदि वह हो गया धतूरे की ओर तो यह किसकी ओर हो जाएगा? यह हो जाएगा सोने की ओर। भाई, वह खाकर बोराता है अर्थात धतूरे को खाकर बोराता है, और यह पाकर बोराता है अर्थात सोने को पाकर बोराता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यमक अलंकार का उदाहरण है? अर्थात यमक का उदाहरण है। एक कनक कनकते सौगुनी, दो काली घटा का घमंड घटा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा यमक का उदाहरण नहीं है? अर्थात 3 यमक के उदाहरण हैं और चौथा यमक का उदाहरण नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा आंसर है, और यह है चारुचंद्र की चंचल किरणें। कैसे? देखिए, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, का वर्ण की आवृत्ति हुई है। चा वर्ण 3 बार आया है, का वर्ण 2 बार आया है, और जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पे हो जाता है अनुप्रास अलंकार। बाकी ये तीनों में कनक कनकते सौगुनी, काली घटा का घमंड घटा, 3 बार खाती थी, भी 3 बार खाती हैं। इन तीनों में ही यमक अलंकार आया है। केवल चारुचंद्र की चंचल किरणें में वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार आया है। यह यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चारुचंद्र की चंचल किरणें में चा वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार की ओर संकेत करती है? आपको बताना है कि चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, किंतु यह जो आवृत्ति हुई है वर्ण की, इसको ध्यान में रखते हुए इसको कौन से अलंकार में रखेंगे हम? ए यमक में, बी श्लेष में, सी अनुप्रास में या डी रूपक में? सही उत्तर हो जाएगा सी अनुप्रास में। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी से।
निम्न में से यमक और श्लेष के बारे में सही कथन कौन सा है? ए, यमक में शब्द की पुनरावृत्ति और अर्थ भिन्नता प्रमुख है। बी, श्लेष में शब्द की पुनरावृत्ति अनिवार्य है। सी, यमक में अर्थ समान होते हैं। और डी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें जो हमारा पहला अंतर है बस वही है, यमक में शब्द की पुनरावृत्ति और अर्थ भिन्नता प्रमुख है, बाकी की ये तीनों गलत हैं। पहला वाला सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। चलते हैं आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में यमक अलंकार का उदाहरण देते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बतानी चाहिए? ए, केवल पंक्ति लिखना। बी, केवल कवि का नाम लिखना। सी, पुनरावृत्त शब्द और उसके अलग अलग अर्थ स्पष्ट करना। डी, केवल अलंकार का नाम लिखना। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है सी, पुनरावृत्त शब्द का अर्थ अलग अलग स्पष्ट करना। दो अलग अलग अर्थ स्पष्ट कर देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे इस शब्द का ये अर्थ है और ये अर्थ है, अलग अलग अर्थों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। तो ये हो गया अंतिम प्रश्न भी हमारा। और अब आपके लिए है एक बोनस प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। साथ ही यह भी बताना है आपने कितने प्रश्नों का, 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन यमक अलंकार के संबंध में सही है? ए, इसमें केवल वर्णों की आवृत्ति होती है। बी, इसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होकर उसके अर्थ भिन्न होते हैं। सी, इसमें उपमा का प्रयोग होता है। अथवा डी, इसमें मानवीकरण होता है। इसका उत्तर मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, आज का मैं आपको बताऊंगी नहीं, इसका उत्तर आपको बताना है। हाँ, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। ऐसे ही और व्याकरण तथा साहित्य की कक्षाओं के लिए तथा प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे कल एक नई क्विज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।